वेलकम टू फिज़िक्स अबाउट रोटेशनल मोशन के इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से। लेट्स स्टार्ट नाउ। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जब आप रिजिड बॉडी को, कोई भी रिजिड बॉडी आप ले लेते हैं और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जो बॉडी से पास कर रहा हो और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आप इस रिजिड बॉडी को क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। मान लेते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है वो किसके अलोंग है, मान लेते हैं कि ये प्लेन जो है वो एक्स और वाई प्लेन है, ठीक है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो आपने कंसीडर किया है वो किसके अलोंग ले रहे हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग जेड एक्सिस ले रहे हैं। और ये जो प्लेन है, मान लीजिए बोर्ड का प्लेन है, ये जो ग्रीन बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है उसका प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है। तो जाहिर सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट या रिजिड बॉडी जब रोटेट करेगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, तो इसका हर एक पार्टिकल रोटेट करेगा। तो मान लेते हैं कि कोई ith पार्टिकल है जो रोटेट कर रहा है, तो ये एक्स वाई प्लेन में रोटेट करेगा कुछ ऐसा सर्कल में, ठीक है। एक सर्कल के अंदर ये रोटेट करेगा जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस क्या है, आर आई है, रेडियस जिसे कहेंगे उस दिए हुए सर्कल का। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये कुछ इस तरह से इस सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से स्टार्ट करेगा और रोटेट करके फिर यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये सिर्फ एक ith पार्टिकल जिसका मास mi है, हमने उसको कंसीडर कर लिया है। ये सर्कल किस प्लेन में आ गया, ये एक्स वाई प्लेन में आ गया। अगर टॉप व्यू देखेंगे उसका तो ये कुछ ऐसा सर्कल बन रहा है जिसका प्लेन कौन सा है, उसका प्लेन है हाँ ये एक्स और ये वाई। और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो चौक मेरे हाथ में आपको दिख रहा है वो इस बोर्ड से क्या होगा, इस प्लेन पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा और इस बोर्ड से आर पार जा रहा होगा। मतलब अगर उसे ऐसे रिप्रेजेंट करें टू डायमेंशनल इस बोर्ड पर, तो जेड एक्सिस इस प्लेन से परपेंडिकुलरली पास कर रहा है एट दिस पॉइंट। कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जैक्टली इस पार्टिकल के सेंटर से परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या कर रहा है, पास कर रहा है। और वो प्लेन यहां पर कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है। इज दैट ओके? इसका मतलब कि आर आई जो है, ये रेडियस जो आपने लिया है वो क्या है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर रेडियस ऑफ ith पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये चीज ध्यान रखिएगा कि रोटेशन में ये जो प्लेन है जिसमें ये सर्कल या पार्टिकल घूम रहा है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है। ये प्लेन एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए कि ये एक्स वाई प्लेन है बोर्ड हमारा, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जैक्टली इसके अंदर से क्रॉस कर रहा है, इस प्लेन के सरफेस पर परपेंडिकुलर होते हुए अंदर की तरफ निकल जा रहा है। तो एक चीज़ ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। क्वेश्चन ये भी राइज हो सकता है कि हर बार ऐसा ही क्यों ले लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर यहीं पर हो जाए। कभी कभी ऐसा भी दिखाया कीजिए कि आप कोई ith पार्टिकल यहाँ चुनते हैं और ये हमारा उसका पोजीशन वेक्टर r है। तो ये ith पार्टिकल जाहिर सी बात है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कुछ ऐसा रोटेट करेगा, ठीक है। ये देख लीजिए इस सर्कल में रोटेट करता हुआ आपको नजर आएगा अगर इसे ठीक से बनाकर देखें तो ये जब इस सर्कल में रोटेट करता हुआ नजर आएगा
तो ये एक रेडियस बन रही है उस सर्कल की जिसमें वो आयत पार्टिकल रोटेट कर रहा है। अगर इसे ही आप सेंटर मानकर चल रहे हैं तो इस दिए हुए पूरे जो रिजिड बॉडी है उसमें आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन का सेंटर यहाँ पर चुन लिया है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन वहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो ये आर आई, अब मान लेते हैं ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। ये जो एक्सिस के अलोंग जो ये आपका कंपोनेंट है, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। एक्चुअली आपको इसी को ध्यान में रखना है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर वो वाला साइन उस पर लगा देते हैं उस आर साइन थीटा में, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द गिवन पोजीशन वेक्टर और द रेडियस वेक्टर। सो हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते हैं, जस्ट आप सिंपली इसी सर्कल को ध्यान रखिए। और अगर ये आयत पार्टिकल है जिसका मास एम आई है और रेडियस आर आई है, तो हमने इसलिए माना है कि पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे रिजिड बॉडी में है, और अगर हम उसे सम कर लें ओवर द एंटायर बॉडी तो हम आसानी से अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। अब मानकर चलिए कि ये रोटेट कर रहा है। पहले हम ये वाला फिगर को हटा देते हैं, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए बनाया था मैंने। अब चूंकि ये पार्टिकल ऑफ मास एम आई ये रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन एक सर्कल में, और ये उसका सेंटर है, जो सेंटर मैंने कहाँ लिया हुआ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर लिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई पार्टिकल रोटेट करना शुरू करता है इन द सर्कुलर पाथ, तो उसके अंदर एक क्या आ जाती है, लीनियर वेलोसिटी आ जाती है। और वो लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, एग्जैक्टली उस पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या होता है, 90 डिग्री होता है, टेंजेंशियल ये वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो रेडियस पर क्या होगा, ऑलवेज चाहे वो रेडियस कहीं भी ले लें, उस रेडियस पर वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर होता है, और यही लीनियर वेलोसिटी कहलाती है उस पार्टिकल की। तो आयत पार्टिकल की मान लेते हैं कि ये लीनियर वेलोसिटी है, जिसका टॉप व्यू देखने से हमें ये लग रहा है। तो आप जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, चूंकि ये पूरा रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन है, एंड दैट रिलेशन इज वी आई इज इक्वल टू आर आई ओमेगा। ओमेगा ईच एंड एवरी पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड ईच एंड एवरी पार्टिकल का सेम होगा फॉर द गिवन रिजिड बॉडी। क्यों? क्योंकि सारे पार्टिकल्स क्या है, उनके डिस्टेंसेस फिक्स्ड है, और अगर कोई एक रोटेट करता है तो दिए हुए टाइम इंटरवल में सारे उतने ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस कवर करते हैं। देयरफॉर पार्टिकल्स आर ऑल लॉक्ड टुगेदर। देयरफॉर जो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड है वो सारे पार्टिकल्स की सेम होती है, और ये रिलेशन है ऑलरेडी हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है। तो आइथ पार्टिकल की वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू आर आई ओमेगा, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी आपको बताया हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकालने का तरीका भी आपको बताया हुआ है। आपको ये भी मालूम है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव कर रहा है और उसकी मास m और वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं आप, फॉर लीनियर वेलोसिटी इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ लीनियर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की है उस दिए हुए रिजिड बॉडी में, और वो वेरी कर रहा है क्योंकि रेडियस जो है वेरी कर रहा है हर एक पार्टिकल का अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, देयरफॉर लीनियर वेलोसिटी भी वेरी कर रही है। तो अगर रोटेशन के कारण हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो हर एक पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है उनके कारण काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और फिर सम कर देंगे, तो हमें उस दिए हुए रिजिड बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम हो जाएगी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गिवन रिजिड बॉडी, इज दैट ओके? हर एक पार्टिकल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे उसको एक ही साथ लिखने का भी तरीका हमें मालूम है। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल निकालना है, लेकिन हर एक पार्टिकल की क्या है, लीनियर वेलोसिटी भी है। तो हर एक पार्टिकल को क्या करना पड़ेगा, हमें सम करना पड़ेगा। तो उसके कारण जो काइनेटिक एनर्जी आएगी
तब जाके वो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी हो जाएगी। क्योंकि हम रोटेशनल की बात कर रहे हैं तो हम रोटेशनल पर ही यहाँ पर फोकस्ड रहेंगे। तो हर एक पार्टिकल का मास, तो ये mi, ठीक है। और चूंकि काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेटेड है, लीनियर वेलोसिटी से रिलेटेड है फॉर द गिवन मास। तो यहाँ क्या हो गया mi, और लीनियर वेलोसिटी कितनी vi स्क्वायर, और सिग्मा यानी सम ओवर द इंटायर बॉडी। अब vi कितने के बराबर है, ri ओमेगा के बराबर है। पुट कीजिए वैल्यू, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n हाफ mi, vi इज इक्वल टू ri ओमेगा स्क्वायर। नाउ ये i इज इक्वल टू 1 to n एंड दिस हाफ को हमने बाहर निकाल लिया, mi ri स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। नाउ आपको पता है कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी है, ये किसके बराबर होती है, ये रोटेशनल इनर्शिया है। देयरफॉर अब आप इसको लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इज दैट ओके? वेयर आई इज इक्वल टू हाउ मच, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर। इज दैट ओके? ये क्या हो गया, रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है। अब देख लीजिए कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर हो गई आपकी, के ई रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द रिजिड बॉडी। इज दैट ओके? ये क्या है, रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास है। और यहाँ ओमेगा क्या है, रोटेशनल वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक उसी तरह जब लीनियरली कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मूव कर रहा था तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल कितनी आई थी, हाफ mv स्क्वायर, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कितनी आ गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो ये रिजल्ट कहाँ से आया, ऑलरेडी आपने समझ लिया है कि ith पार्टिकल जिसका मास mi और जिसकी रेडियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ri है, और जिसकी लीनियर वेलोसिटी जो कि रेडियस पर एग्जैक्टली टेंजेंशियल होती है, परपेंडिकुलर होती है किसी दिए हुए मोमेंट ऑफ टाइम में, vi है। और उसके बीच में रिलेशन vi इज इक्वल टू ri एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये पूरी रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन रोटेट कर रही है। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कितना आ गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए जिस तरह हमने एक रिजिड बॉडी को कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स मान लिया था और उसे किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कराया, और उसमें ये मान लिया था कि हमारा जो ये रिजिड बॉडी है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है, और मास मान लिया था mi और रेडियस मान ली थी ri। और फिर क्या किया था, हमें उसे निकालने के लिए i इज इक्वल टू 1 to n क्या करना पड़ा था, समेशन लेकर सिग्मा के रूल के थ्रू, यानी समेशन के रूल के थ्रू काइनेटिक एनर्जी जब निकाली तो वो आ गया था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहाँ i कितने के बराबर था, 1 to n सिग्मा, और ये mi और ri स्क्वायर के बराबर था। इज दैट ओके? तो ये चीज़ वहाँ पर क्या दिखा रही थी कि रिजिड बॉडी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है और उसे क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो सम करने का एक तरीका ये भी है, और दूसरा ये है कि हम अगर इसे कलेक्शन ऑफ पार्टिकल नहीं मानकर एक क्या मान लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस बॉडी मान लेते हैं, जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी दिए हुए एलिमेंटल मास की डिस्टेंस r है, और वो पूरा रिजिड बॉडी के अंदर हमने ये सिर्फ ले लिया एक छोटा सा एलिमेंटल मास, और वो रोटेट कर रहा है। तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है आपको कि रोटेशन का प्लेन जो होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है। ये प्लेन क्या होता है,
एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन पर परपेंडिकुलर होता है। तो अगर प्लेन ही दिए हुए एलिमेंट का या किसी पार्टिकल का परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, तो ये उस केस में रेडियस भी गिवन एलिमेंटल मास की परपेंडिकुलर हो जाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। अब ये भी मैंने इससे पहले भी बताया कि मान लीजिए आप इसे डायरेक्ट एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन के सेंटर पर नहीं रखना चाहते हैं। मान लेते हैं कि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहीं दूर इस पॉइंट से एक एलिमेंटल मास dm लेते हैं और ये रोटेट कर रहा है इस दिए हुए सर्कल में। तो अब ये वाला पोजीशन वेक्टर और इसको आपको रिलेट करना पड़ेगा। तो अगर ये r है तो यहाँ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये r परपेंडिकुलर कंपोनेंट वहाँ पर आपको शो करना है, लेकिन आप जैसे भी चलें बात वही होगी। तो अब अगर एलिमेंटल मास dm के लिए काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालना चाहते हैं तो dk इज इक्वल टू हाफ dm और v स्क्वायर। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी है, चाहे वो आप एलिमेंटल मास मान लें या फिर पार्टिकल मान लें, दोनों ही हालत में लीनियर वेलोसिटी होगी। और वो क्या होगा? दिए हुए इस रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, उस दिए हुए जो प्लेन में ये रोटेट कर रहा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस पॉइंट पर जहाँ से आप वो निकालना चाह रहे हैं वेलोसिटी, वहाँ पर क्या होगा? उस दिए हुए पॉइंट पर वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में शो करेगा। और ये रिलेटेड कैसे है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ऑलरेडी वहाँ आपने एंगुलर वेलोसिटी ली हुई है। तो अब आप जब इसे लिखेंगे तो हाफ dm और ये v कितना? r ओमेगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, याद रखिएगा, इसका होल स्क्वायर। सो हाफ dm और ये r स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर। अब चूंकि एलिमेंटल मास है तो आपको उसको सम अप करना होगा ना पूरी रिजिड बॉडी के लिए। तो आप क्या करेंगे? सम अप करने के लिए इंटीग्रल साइन लेंगे। तो ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी के लिए k आ गया और ये हाफ बाहर इंटीग्रल ये dm r स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, ऑलरेडी मैंने कहा हुआ है कि ओमेगा कांस्टेंट है, क्योंकि अगर एक पार्टिकल या एक एलिमेंटल मास मूव कर रहा है तो वैसा वैसा सारा पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देयरफॉर ये क्या हो गया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और उस केस में ये आई कितने के बराबर? फॉर कंटिन्यूअस बॉडी ये आर स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं dm। ठीक है, ये आपका आ गया रोटेशनल इनर्शिया। सो एलिमेंटल फॉर्म में निकाले मास के या रिजिड बॉडी को कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स मान लें, दोनों हालत में रिजल्ट सेम आता है। सो ये क्या हो गया? रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वायर dm। लेट्स सी नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी ड्यू टू कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है किसकी? रिजिड बॉडी की। कब? जब रिजिड बॉडी में कंबाइंड ट्रांसलेशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन और रोटेशन दोनों हो, यानी वो किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट भी कर रहा हो। ओके, तो सिंपली जैसा कि एंगुलर मोमेंटम के केस में लिए थे, अब आपके लिए ये नई बात नहीं है। सबसे पहले एक रिजिड बॉडी ले लीजिए जो किसी प्लेन पर मूव कर रहा है, उसके सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर लीजिए। सेंटर ऑफ मास को इनर्शियल फ्रेम से अटैच कर दीजिए, किसी ith पार्टिकल को भी इनर्शियल फ्रेम में अटैच कर दीजिए। और ith पार्टिकल को कहाँ से अटैच करना है आपको? सेंटर ऑफ मास से। तो ith पार्टिकल इनर्शियल फ्रेम से, सेंटर ऑफ मास इनर्शियल फ्रेम से, और ith पार्टिकल सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, सभी अटैच हो गए हैं। अब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए। ये RCM, ये RI और ये RICM। ओके, तो यहाँ पर ये ith पार्टिकल माना हुआ है। पिछले लेक्चर में जाकर देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम के केस में बहुत क्लियरली बताया हुआ ith पार्टिकल ऑफ मास mi। और ये जो इंटायर रिजिड बॉडी है वो ट्रांसलेट भी कर रहा है एज वेल एज रोटेट भी कर रहा है।
तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो आर आई ith पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर, तो आर आई इज इक्वल टू दिस आर सी एम प्लस आर आई सी एम। ओके, अब जब पोजीशन वेक्टर आपको मिल गया है ith पार्टिकल का तो वेलोसिटी वेक्टर निकालना तो बिल्कुल आसान है। दिए हुए टाइम इंटरवल से या इंस्टेंटेनियस टाइम से सभी को डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ गया आपका वेलोसिटी वेक्टर। एक चीज़ और मैंने बताई हुई है कि जब ट्रांसलेट करता है रिजिड बॉडी तो उसका हर एक पार्टिकल लेवल्ड सरफेस के पैरेलल मूव करता है। मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास है, चूंकि यही हमारा फोकस है यहाँ पे, तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं VCM है, तो उसका डायरेक्शन इस लेवल्ड सरफेस के बिल्कुल पैरेलल, तो इसका भी डायरेक्शन उसी में। और रिजिड बॉडी में जब ट्रांसलेशन हो रहा होता है तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है, तो ये भी पैरेलल इस डायरेक्शन में जा रहा है पैरेलली, और वेलोसिटी कितनी, जितनी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी। दूसरे, ये इंटायर रिजिड बॉडी इस सेंटर के यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो यहाँ पर इस सेंटर से इस ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर RICM है। आपको मालूम है कि इस जगह से जब आप इसकी लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो वो वेलोसिटी का डायरेक्शन एग्जैक्टली यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, यानी इस पोजीशन वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये VICM का डायरेक्शन हो गया। और चूंकि इसमें कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहीं बीच से ये VI निकल रहा होगा। अब आप अलग अलग करके देखिएगा तो ये VCM और ये उस पर परपेंडिकुलर यानी इस लाइन पर परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और ये ith पार्टिकल का यानी इस दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट। तो जो लॉ आपको लगाना है ये पैरेलली खींच लीजिए, लाइन आगे ले जाकर अटैच कर लीजिए, ठीक है। ट्रायंगुलर लॉ हो या पैरेललोग्राम लॉ हो, जहाँ से भी लिखना हो, VI जो है यानी ith पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर वो इसके बराबर हो जाएगी। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल का अगर आप निकालते हैं KE ith पार्टिकल, तो कितना हो जाएगा, हाफ MI VI स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ तो एंटायर रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो वो काइनेटिक एनर्जी में सिग्मा का यूज़ करेंगे हम, I इज इक्वल टू 1 to N हाफ MI VI स्क्वायर। ओके, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, आप देख लीजिए, चूंकि एनर्जी का मामला है तो वेलोसिटी यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन स्केलर क्वांटिटी को जो स्क्वायर आपने लिखा है उसे आप लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट VI डॉट VI। क्यों? क्योंकि ये दोनों ith पार्टिकल की वेलोसिटी है और उसका डायरेक्शन यानी सेम वेलोसिटी वेक्टर आपने लिया है तो डायरेक्शन भी सेम है, तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री। इसका मतलब है कि VI मैग्नीट्यूड एंड कॉस 0 डिग्री कितना आ गया, फिर से VI स्क्वायर आ गया। सो मैग्नीट्यूड के हिसाब से आप कन्वर्ट करके वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसे लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए इसे, हाफ को बाहर ले लीजिए, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to N MI, और इसको लिख सकते हैं वेक्टर VI डॉट वेक्टर VI। ith पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपने ले लिया है, क्योंकि हम उसे इस लॉ के थ्रू ले सकते हैं। I डॉट I कितने के बराबर, 1 के बराबर होता है, तो कॉस 0 डिग्री, चूंकि ith पार्टिकल की वेलोसिटी आपने ली है तो यही है ना ith पार्टिकल की वेलोसिटी, और उसका डॉट प्रोडक्ट, तो फिर से तो डायरेक्शन यही हो गया और मैग्नीट्यूड भी वही है, तो एंगल दोनों के बीच में कहाँ कुछ बन रहा है, 0 है। देयरफॉर आप ऐसा आसानी से लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक्सपैंड कर लेना है। I इज इक्वल टू 1 to N MI, और वैल्यू डाल दीजिए। VI का वैल्यू कितना है, VCM प्लस VICM डॉट, फिर से रिपीटेड VCM प्लस VICM। ओके, अब आपको इसको डील कर लेना है, 4 टर्म आएगा, VCM डॉट VCM, VCM डॉट VICM, VICM डॉट VCM। आपको मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। अब इसे एक्सपैंड करके लिख लीजिए, 1/2 सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to N
दिस इज mi, ये वाला, और vcm डॉट vcm, उसी तरह मैं पहले इसको लिख लेता हूं, प्लस vicm डॉट vicm, प्लस ये टर्म रिपीट करेगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हो, वहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो VCM VICM और VICM VCM 2 बार रिपीट कर रहा है, तो ऑर्डर चूंकि इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसे लिख ले रहे हैं VCM डॉट VICM। ओके, 2 बार चूंकि ये रिपीट हुआ है तो हमने दोनों को जोड़ कर लिख दिया है। ओके, अब ये देखिए VCM डॉट VCM, एक ही डायरेक्शन और एक ही वेक्टर, ये वाला, तो इस हालत में क्या हो गया, ये डॉट प्रोडक्ट में एंगल 0 हो गया, देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, VCM स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगी उसकी। उसी तरह यहाँ VICM का स्क्वायर हो जाएगा और ये टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ भी वेक्टर है। अब सबसे पहले इस टर्म को डील कर लेते हैं। हाफ सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n mi, और वो 2 इंटू VCM डॉट VICM। ओके, यही है आपका। तो अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, और mi एक यानी मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, किसी भी वेक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और VCM ट्रांसलेशनल मोशन है जो कि कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकल गया डॉट ये सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n mi, और ये मल्टीप्लाई हो गया VICM वेक्टर के साथ। ओके, अब इसको डील कीजिएगा तो आपको पता है ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता था, i इज इक्वल टू 1 to n mi vi। ओके, तो यहाँ तो VICM है, ये जनरल फॉर्मूला है, तो VICM, तो ये अगर सेंटर ऑफ मास अटैच करते हैं इसके साथ तो यहाँ भी सेंटर ऑफ मास अटैच करना पड़ेगा, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक मीनिंगलेस बात है कि आप सेंटर ऑफ मास पर बैठे हुए हैं और वहीं से ith पार्टिकल की वेलोसिटी डिसाइड कर रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशन के लिए रेडियस का होना, रेडियस वेक्टर का होना ज़रूरी है, और ये ith पार्टिकल इस केस में क्या हुई, खसक कर सेंटर ऑफ मास पे ही एग्जैक्टली आ गई है। तो RCM अबाउट RCM 0 हो गया, देयरफॉर VCM अबाउट VCM कितना हो जाएगा, दैट इज RCM CM इंटू ओमेगा, नॉट क्रॉस इंटू ओमेगा, तो ये तो 0 है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो पूरा टर्म 0, इसका मतलब ये इंटायर टर्म 0 हो गया। सो ये थर्ड टर्म खत्म, बाकी इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। अब जब फ्रेशली इसे आप फिर से लिखेंगे तो ये हो गया हाफ सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, और क्या क्या बच गया, VCM डॉट VCM प्लस VICM डॉट VICM। VCM और VCM कितना, सेम वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट, एंगल 0 कितना हो जाएगा, सीधे सीधे VCM स्क्वायर। ये कितना हो गया, यहाँ mi आएगा, हाफ सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n mi, और ये हो गया VCM स्क्वायर। उसी तरह जब इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा VICM स्क्वायर। सिमिलरली एक ही टाइप का दोनों है, यहाँ सेंटर ऑफ मास है और यहाँ ith पार्टिकल एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। अलग कर लीजिए दोनों को, कितना हो जाएगा, 1/2 i इज इक्वल टू 1 to n mi वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, प्लस हाफ सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n mi VICM स्क्वायर। 2 टर्म आ गया। अब इसे कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो गया टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी, कितना हो जाएगा ये 1/2 m VCM स्क्वायर, और इसको डील कर लीजिए। यहाँ VICM है तो VICM क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी है, या आप ऐसे कहिए वेलोसिटी
ऑफ ith पार्टिकल एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, यानी इस सेंटर ऑफ मास से या इसको सेंटर मानते हुए जब ये रोटेट कर रही है तब की वेलोसिटी है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, RICM, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को अटैच कर लिया आपने। अब जब यहाँ पर आप इसका वैल्यू पुट कर देंगे ये वाला, तो उसको पहले डील कर लीजिए। VICM स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, RICM इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो R स्क्वायर यानी RICM का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर वैल्यू पुट कर लीजिए 1/2 सिग्मा ये MI और VICM स्क्वायर के बदले में RICM स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये टर्म देखिए अलग करके, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। क्यों, क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्या है, ith पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, वो एंगुलर वेलोसिटी आपको बता रही है। तो अब फ्रेशली ये क्या हो गया, ये जब सेकेंड टर्म को आप लिखे तो ये आ गया हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितना आ गया ऑफ द गिवन रिजिड बॉडी, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी फाइनली आ गया हमारा, दैट इज इक्वल टू हाफ MVCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। क्यों आ गया और क्या है इसका मतलब, आया इसलिए कि इस रिजिड बॉडी में आपने ट्रांसलेशन को भी ऑब्जर्व किया एंड रोटेशन को भी, दोनों को कंबाइन कर लिया, दोनों टाइप के मोशन को ध्यान में रखते हुए। ये वाला पार्ट ट्रांसलेशन के कारण और ये वाला पार्ट रोटेशन के कारण। सो अब क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन इज इक्वल टू हाफ टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी इनटू velocity of the center of mass of the rigid body square plus half moment of inertia of the rigid body about center of mass into a square of the angular velocity about the center of mass, angular impulse। आपने देखा impulse कब, जब आप देख रहे थे ट्रांसलेशन मोशन या लीनियर मोशन, वहां पर आपने देखा था F इज इक्वल टू यानी F नेट इज इक्वल टू dP/dt। तो ये क्या हो गया था, अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लें तो F नेट dt और इंटीग्रेट कर लें तो ये जो टर्म है ये क्या था, ये हमारा लीनियर इम्पल्स हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर एंगुलर इम्पल्स अगर आप देखें तो आपने एक रिलेशन ये पहले से डेवलप किया हुआ है, नेट टॉर्क अपॉन एनी रिजिड बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो dl इज इक्वल टू tau net dt। अब किसी दिए हुए टाइम इंटरवल के लिए इनिशियल टू फाइनल, और यहाँ किसी दिए हुए एंगुलर मोमेंटम इनिशियल से फाइनल तक अगर आप देखें तो आप इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं L फाइनल माइनस L इनिशियल इज इक्वल टू दिस मच, T इनिशियल T फाइनल and this is net torque over the given interval of time। तो ये देख लीजिए बिल्कुल वैसा ही आ गया जैसा कि पहले आप लीनियर मोमेंटम के केस में देख रहे थे। तो ये क्या आप बोल सकते हैं यहाँ पर डिफिनेशन के हिसाब से कि एंगुलर इम्पल्स है क्या, तो एंगुलर इम्पल्स क्या है, नेट टॉर्क exerted upon any rigid body multiplied with the given interval of time। क्या है ये, नेट टॉर्क, नेट और रिजल्टेंट टॉर्क, नेट टॉर्क exerted upon
any rigid body for the given interval of time, for the given interval of time. Is that okay? तो ये लीनियर वाला केस था और आपने यहाँ ये केस एंगुलर वाला देख लिया, तो ये क्या कहलाएगा? एंगुलर इम्पल्स कहलाएगा, ठीक है। एंड दिस एंगुलर इम्पल्स इज व्हाट? इट इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ओवर दैट इंटरवल ऑफ टाइम। इज दैट ओके? सो ये हो गया आपका एंगुलर इम्पल्स। अब आइए, जिस तरह हमने वर्क डन देखा था, वहाँ पर देखा था कि वर्क का एक रिलेशन है किसके साथ? नेट जो एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया था लीनियर मोशन के केस में, उसके साथ। तो यहाँ पर देखना है कि क्या नेट टॉर्क और वर्क में कोई रिलेशन है या नहीं है। वर्क डन देखना है रोटेशन के केस में। वर्क डन, आपने जो टॉर्क का केस देखा उसमें देखा था कि मान लीजिए कोई गेट है या कोई डोर है और उसमें डोर नॉब एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक डिस्टेंस पर लगा हुआ रहता है, जहां आपको फोर्स अप्लाई करके डोर को क्लोज या ओपन करना होता है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मान लीजिए टॉप व्यू से अगर देखेंगे, ये अगर आपका z एक्सिस है, ठीक है, तो जिसमें ये मूव कर रहा है वो एक्सिस क्या हो जाएगा? ये गेट रोटेट कर रहा है, वो एक्सिस एक्स वाई प्लेन में हो जाएगा, ठीक है। अगर टॉप व्यू के हिसाब से देखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये टॉप वाला हमें एक सर्कल में रोटेट होते हुए दिखाई देगा, कुछ ऐसा, ठीक है। एक सर्कल के अंदर रोटेट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये हो गया प्लेन एक्स वाई प्लेन जिसमें वो सर्कल बन रहा है। मान लेते हैं कि सिर्फ हम एक पार्टिकल यहाँ पर लेते हैं, एकदम टॉप व्यू आप देख रहे हैं ऊपर से। तो आप जिस किसी भी डोर को देखिएगा जहाँ वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो एक सर्कल में आसानी से घूम सकता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा है, ओके, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये फोर्स क्या कर रहा है? इस दिए हुए गेट को या इस दिए हुए डोर को रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन के हिसाब से आपके पास दो कंपोनेंट है इस फोर्स का, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। पैरेलल कंपोनेंट की वजह से आपको मालूम है कि पैरेलल कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो वो कौन से कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वजह से रोटेशन पॉसिबल है? वो हमारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आर आई और ये मास एम आई ऑफ द ith पार्टिकल, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है? टर्न करा रहा है कौन सा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द गिवन फोर्स। इज दैट ओके? वैसे भी आप टॉर्क के हिसाब से देखेंगे तो दिए हुए इस आर्म लेंथ पर ये वाला फोर्स एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है। तो टॉ इज इक्वल टू, अगर इसको आर आई नहीं मान के डायरेक्ट आर ही मान ले, तो इस दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? वो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो आर एफ परपेंडिकुलर और साइन 90 डिग्री, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये कितना हो गया? अब जब आप इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो आर एफ परपेंडिकुलर, टॉर्क उसी के कारण हो रहा है। और जहाँ तक रहा उसका, अगर मान लीजिए ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाने के लिए, तो आप कहाँ जा रहे हैं? फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर। तो ये z एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। अगर ये उसी प्लेन में है तो देख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर थ्रू ए स्मॉलर एंगल जा रहे हैं, तो ये z एक्सिस के अलोंग। तो z एक्सिस मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इस बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ इस केस में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया? अलोंग z एक्सिस, ठीक है, अलोंग z एक्सिस। एक्स वाई प्लेन में ये रोटेट कर रहा है। तो ये, अब अगर आप इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो कितने के बराबर है?
आर एफ परपेंडिकुलर, और पैरेलल वेक्टर तो 0 है, ठीक है, उसके कारण कोई टर्निंग हो ही नहीं रही है। अब आइए हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पर इस फोर्स के लगने के कारण, ठीक है, बहुत स्लाइट ये एंगल चेंज कर गया, ठीक है, और ये जो आर्क लेंथ है थोड़ा सा ऐसे समझिए, फोर्स लग रहा है, उसके कारण मान लेते हैं कि ये बहुत स्मॉलर चेंज dl, और सेंटर पर यहाँ उसके कारण जो एंगल चेंज हो रहा है वो मान लेते हैं d फाई। अभी ri को हटा ही लेते हैं, mi को हटा लेते हैं, ठीक है, एक जनरलिटी में बात करते हैं। ये रहा r, ठीक है, जिसकी रेडियस कहाँ से फिक्स है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सेंटर हमने वहाँ पर मान लिया और वहाँ से उसकी रेडियस को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि इनके बीच में रिलेशन कितना होता है, d फाई इज इक्वल टू दैट आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई r, देयरफॉर dl इज इक्वल टू r d फाई। क्लियर हो गया। अब आपको मालूम है कि फोर्स और dl का डायरेक्शन, ये देखिए दोनों सेम है। कौन सा? परपेंडिकुलर फोर्स सेम है। अब हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो हमें वर्क डन भी तो उसी एलिमेंट के लिए लेना है ना, छोटे से एलिमेंट के लिए। तो दिस dw इज इक्वल टू व्हाट इज दैट f परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द गिवन फोर्स डॉट dl। इज दैट ओके? आप देखिए जो ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स है एंड dl है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना? 0 डिग्री। देयरफॉर हम इसको लिख देते हैं f परपेंडिकुलर dl cos 0 डिग्री। देयरफॉर ये कितना हो गया? f परपेंडिकुलर dl। अब ये कितना हो गया? f परपेंडिकुलर dl कितने के बराबर? r d फाई के बराबर। ये कितना हो गया? r f परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द गिवन फोर्स d फाई। ये देखिए कितने के बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क के बराबर है। टॉर्क डी थीटा आ गया यहाँ पर। इज दैट ओके? सो क्या हो गया? डी डब्ल्यू कितने के बराबर हो गया? टॉ डी थीटा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब चूंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में है तो आपको इंटीग्रेट कर लेना है फ्रॉम थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, और यहाँ भी। अब क्या आ गया वर्क डन? फाइनली दिस इज थीटा आई टू थीटा एफ टॉ डी थीटा। ये आपका रोटेशनल मोशन के लिए वर्क डन है। दैट इज इक्वल टू W एंड दैट इज इक्वल टू थीटा आई टू थीटा एफ इंटीग्रल फॉर्म में टॉ डी थीटा। इज दैट ओके? लीनियर मोशन के लिए आपने देखा था कि आप क्या करते थे, वर्क डन जब निकालते थे तो कुछ ऐसा आता था, फ्रॉम आर आई टू आर एफ एफ डी आर। इज दैट ओके? उसके लिए हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। अब आइए पावर कैलकुलेट कर लें। तो पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि एलिमेंटल फॉर्म में वर्क डन कितने के बराबर है। तो दिस इज हाउ मच? टाउ डी थीटा अपॉन डी टी, एंड दिस इज टाउ डी थीटा अपॉन डी टी इज ओमेगा। P इज इक्वल टू टाउ ओमेगा। यहाँ पर सिंगल पार्टिकल को लेकर समझ रहे हैं, ये एंटायर रिजिड बॉडी पर भी वही रिजल्ट आएगा हमारा। आपने लीनियर मोशन में देखा होगा पावर कितने के बराबर आया था? Fv के बराबर आया था। इज दैट ओके? उसी तरह यहाँ पर पावर P जो है रोटेशनल मोशन के लिए कितने के बराबर आ गया? टाउ ओमेगा के बराबर आ गया। तो एक तो वर्क डन आपने निकाल लिया और दूसरा पावर निकाल लिया। अब तो ये अगर सारे रिलेशंस सिंगल पार्टिकल्स को लेकर हमने लिया है, वहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये जो रिलेशंस आ रहे हैं वो किसी भी रिजिड बॉडी के लिए भी होल्ड करेंगे। वहाँ ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल के लिए आपने लेकर समझ लिया है और बाकी के लिए नहीं होगा। बाकी ये रिजिड बॉडी के लिए भी उतना ही ट्रू है जितना सिंगल पार्टिकल के लिए है। इज दैट ओके? होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।